मैं सूर्यभूषण दुबे, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी हूँ। हम लोग सिंक्रोनस मशीन की स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग सिंक्रोनस मशीन के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो आप देखते हैं कि किसी भी टर्मिनल पर लोड बढ़ाने पर वोल्टेज में कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो इसी में टर्मिनल वोल्टेज में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। तो हमने वही लिखा है कि कांस्टेंट सिंक्रोनस स्पीड। ये जब हम टर्मिनल पर चेंज देखेंगे तो उसमें दो चीज़ हम देखेंगे। पहला एक क्या होगा, आपका सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और दूसरा क्या होगा, फील्ड भी क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। अब क्या करेंगे, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज में हुए परिवर्तन को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये आपका क्या है, नो लोड वोल्टेज है, ये आपका नो लोड वोल्टेज है, इस पर कोई लोड नहीं है, और इस पर क्या है, ये लोड कंडीशन में है, और जो कि जबकि इसमें यहाँ पर क्या है, रेटेड करंट आपका फ्लो हो रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर नो लोड कंडीशन पर यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इस EF के बराबर होगा, क्योंकि IA की वैल्यू 0 होने पर यहाँ पर कहीं भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अतः नो लोड कंडीशन पर टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा, जनरेटेड EMF वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर लोड लगा देंगे। तो लोड लगाने पर क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज में क्या हो जाएगा, पहले क्या था, EF था, अब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस वोल्टेज और इस वोल्टेज में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। मतलब बिना लोड और लोड लगाने पर टर्मिनल वोल्टेज में हुए परिवर्तन को हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अब देखिए, आप सोचते होंगे वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए कि खराब होना चाहिए, खुद सोचिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कम से कम होना चाहिए। अगर 0 मिल जाए तो आइडियल है, मतलब क्योंकि अगर टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन होगा तो जो आपका लोड होगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम रखा जाता है। अब देखिए क्या है, तो वही से हमने वोल्टेज रेगुलेशन को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में या पर यूनिट में। अब बात करते हैं वोल्टेज, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन माइनस, यहाँ गलत लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज माइनस फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज। मतलब ये नो लोड पर वोल्टेज था और ये फुल लोड पर वोल्टेज में माइनस को क्या कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। क्योंकि इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में। अतः यहाँ पर हम क्या करेंगे, फुल टर्मिनल वोल्टेज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, N2 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब आप सोचते होंगे, अब नेक्स्ट जो मेरा फार्मूला बना वो क्या बना, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू EF माइनस VT अपॉन VT। अब आप सोचते होंगे, लेकिन यही अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो क्या हो जाता है, आप ध्यान दिए, यहाँ पर हो जाता था EF माइनस VT अपॉन EF होता है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, इसलिए वह होता है कि ट्रांसफार्मर में जो आपका जनरेटेड EMF होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग रेटेड लेते हैं। और यहाँ पर हम क्या कांस्टेंट रखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं। मतलब वहाँ पर चूंकि फ्लक्स क्या होता है, ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट होता है, अतः EF क्या होगा कि हर कंडीशन में आपका EF कांस्टेंट आता है ट्रांसफार्मर में। लेकिन जनरेटर में, सिंक्रोनस जनरेटर की अगर हम बात करें, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। अतः VT आपका क्या है, हर कंडीशन में कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। अतः यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन पर भी क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज, मतलब इसका जो पर यूनिट निकालेंगे या परसेंटेज निकालेंगे वो टर्मिनल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में निकालेंगे जनरेटर में, और ट्रांसफार्मर में वो EF के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये MCQ आता है
कंपटीशन के क्वेश्चन में, इसलिए इस पर भी ध्यान रखिएगा कि इसमें EF होता है ट्रांसफार्मर में और जबकि यहाँ पर ये होता है। अब बात करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन लोड करंट की टाइप और पावर फैक्टर दोनों पर निर्भर करता है। मतलब जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, लोड करंट पर, लैगिंग है कि लीडिंग है कि यूनिटी है, ये इस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि आप 3 तरह के लोड लगा सकते हैं, एक लैगिंग लोड, एक लीडिंग लोड और एक यूनिटी लोड। अब बात करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर लोड करंट पर जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये जो तीनों पॉइंट है, ये लास्ट के 3 पॉइंट, ये क्या होते हैं, ये MCQ होते हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रूव भी करेंगे। दूसरा हमने क्या बोला कि लैगिंग लोड करंट पर वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव, मतलब इस पर भी पॉजिटिव होता है और इस पर भी पॉजिटिव होता है, मतलब यूनिटी पर भी पॉजिटिव हुआ वोल्टेज रेगुलेशन और लैगिंग पर भी वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव हुआ। लेकिन लीडिंग लोड करंट पर वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, मतलब इसमें आपको तीनों मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसका जो हम ग्राफ खींचेंगे वो कैसा होगा। ये देखिए आपका लोड करंट है, हमने इसको लोड करंट हमने बोला, और ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। अब आपने क्या किया, इसको ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर हमने माना कि यहाँ पर आपका ये नो लोड कंडीशन पर ये करंट है, मतलब EF है आपका, ये EF नो लोड कंडीशन पर ये आपका वोल्टेज है। अब आपने क्या किया, हमने बताया कि यूनिटी पावर फैक्टर पर कि पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपका यहाँ था, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हमने लिखा, EF माइनस VT अपॉन VT टर्मिनल वोल्टेज। आप जैसे यूनिटी पावर फैक्टर की बात करते हैं, जैसे जैसे आप जब ऐसे सोचिए, अगर लोड क्या है, 0 है, जब लोड 0 होगा तो EF की वैल्यू क्या होगी, इस VT के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिए EF VT के बराबर, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। जब लोड क्या होगा, 0 होगा, तो ये यूनिटी पावर फैक्टर का ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया, लोड को बढ़ाया, तो लोड को बढ़ाने पर क्या हुआ, लोड को बढ़ाने पर आपका VT की वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब VT की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी गलत बोल गए, लोड को बढ़ाएंगे तो VT की वैल्यू से, ठीक है, ये कम होता जाएगा, तो कम होता जाएगा तो EF की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। अतः क्या होगा, मतलब EF क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा इस कंडीशन में EF क्या होगा, ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज होगा। सेम कंडीशन क्या हुआ, लैगिंग कंडीशन में भी क्या होगा, लोड 0 होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब भी लोड 0 होगा तो यहाँ पर अगर IL क्या है आपका 0 है तो यहाँ से आपका ये स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं लैगिंग पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, लोड करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो लोड करंट इंक्रीज करने पर आपका VT क्या हो रहा है, कम होता जाएगा। VT कम होने पर ये क्या आएगा, आपका पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन आया। अब बात करते हैं तीसरी की लीडिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। लीडिंग पावर फैक्टर में क्या हो रहा है, आप लोड बढ़ाएं, इस पर लीडिंग लोड जब लगाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, VT क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस कंडीशन में VT क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, इस पूरे पोर्शन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव आएगा। उसके बाद आप ये पाएंगे कि EF और VT की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी यहाँ इस कंडीशन में, तो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या आपको मिल जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब आप आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, पुनः पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि ये दोनों लोग पॉजिटिव थे।
तो हमने ये पाया कि यूनिटी पावर फैक्टर में और लैगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव, जबकि लीडिंग पावर फैक्टर में या लीडिंग लोड करंट पर क्या होगा, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो जाती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, फेजर से समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। पहले हम बात करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो मेरा लोड है वो क्या है, प्योर रेजिस्टिव लोड है। जो ये आपका लोड है ये प्योर रेजिस्टिव लोड है। अब आपने क्या पाया, हमने यहाँ पर सबसे इसका फेजर बनाने के लिए EF इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं EF इक्वल टू VT प्लस IA RA और IA एक्सेस, ये आपने ये पूरा फेजर लिखा। एक्चुअल में ये सब फेजर होता है, तो इस पर नहीं लगाने का हो सकता है, यहाँ लगाने का हो सकता है। तो ये फेजर सम होता है। अब यहाँ से आपने ये पाया, यहाँ से VT इक्वल टू IA RA प्लस इसको हमने लिखा J एक्सेस, तो ये आपका भी फेजर सम होता है। तो इसको हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को हम यहाँ से फेजर बना रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा है, ये चूंकि यूनिटी पावर फैक्टर है तो सबसे पहले देखो भाई, ये हमने VT खींचा है, ये VT है, और उसके बाद हमने क्या खींचा, IA RA भी क्या होगा, सेम दिशा में होगा। ये समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं IA RA भी क्या होगा, इसकी दिशा में होगा, ये हमने लिख दिया IA RA। और IA एक्सेस क्या होगा, ये 90 डिग्री इसका वोल्टेज लीड करेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये EF मिल गया। अब आप देख रहे हैं EF हमेशा क्या है आपका, इसके बड़ा, आपको चूंकि राइट एंगल है तो ये हमेशा इस VT से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, हर कंडीशन में अर्थात यूनिटी लोड करंट पर वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि जो EF होगा वो क्या होगा, राइट ट्रायंगल के हाइपोटेनस पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिला, पॉजिटिव मिला। अब हम बात करते हैं फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर पर। लैगिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं। पिछले वाले से हमने फेजर सेम, ये हमने EF इक्वल टू VT IA RA एक्सेस, ये तो हम पा गए। अब बात करते हैं EF इक्वल टू, जैसे हम पीछे समझ चुके हैं। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फेजर बना रहे हैं, आप ऐसे ही बना सकते हो। सबसे पहले इसको, जब भी इसको ड्रा कीजिए तो VT हमने ऐसे लिखा, यहाँ छोटा बनाते हैं क्योंकि ये भी VT है। और IA क्या करेगा, वो लैग करेगा, लैग ठीक करना है क्योंकि ये क्या है, लैगिंग है, तो ये आपका क्या है, IA आया। IA RA क्या होगा, इसी के पैरेलल में होगा, ये आपके IA RA यहाँ पर आया। IA एक्सेस क्या करेगा, इस करंट से 90 डिग्री लीड करेगा, ये आया IA एक्सेस आया। और ये क्या होगा दोस्त, EF हो गया। यही हमने लिखा है, ये EF हो गया, ये VT हो गया, ये IA था, IA RA इसकी दिशा में पैरेलल होगा, और ये। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिए, हमें EF की वैल्यू निकालनी है। तो EF की वैल्यू निकालने के लिए आपको, EF की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो गया, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया और ये हमें क्या मिला, ये राइट एंगल मिल गया, राइट एंगल मिल गया। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको लिखने के लिए EF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट OB स्क्वायर, OB का होल स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब OB को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिए, OB को आप लिख सकते हो OA प्लस AB, OA प्लस AB लिखोगे, प्लस BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, BC प्लस CD, ये लिख सकते हो। अब ध्यान दीजिए, ये OA कितना होगा, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, बेस होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस OA को आप लिख सकते हैं VT cos थीटा। तो इस OA को आपने क्या लिखा, VT cos थीटा, इस OA को VT cos थीटा। अब बात करते हैं AB को क्या लिखेंगे, चूंकि ये IA RA है तो ये भी क्या होगा, IA RA के बराबर होगा, तो हमने IA RA कि ये का होल इसको हमने लिख दिया। अब बात करते इस पोर्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपने
बी सी को कितना ले सकते हैं, बी सी मतलब ये, तो ये बी सी किसके बराबर है, यहाँ देखिए साइन के सामने का है ये, तो क्या ले सकते हैं, ये थीटा है तो ये क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वी टी साइन थीटा, तो ये आया वी टी साइन थीटा, ये आपका पोर्शन निकल गया। अब बचा ये सी डी किसके बराबर, आई ए एक्सेस, ये आया आपके आई ए एक्सेस का इसका, तो इस तरह से ई एफ इक्वल टू ये आपका निकाल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी पॉजिटिव होगा। आप देखिए पहले हमने क्या किया, आई ए छोटा सा लैग किया था, तो ये अब हमने तो ई एफ इतना बढ़ाया था, अब आई ए को हमने क्या किया, और बड़ा लैग करते, मतलब इसकी वैल्यू लैगिंग और बढ़ा दिया, तो लैगिंग बढ़ाने पर क्या हुआ, ये अब देखिए ई एफ क्या हो गया, और बड़ा हो गया, इसको लैगिंग और बढ़ा दीजिए तो ई एफ क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या पाए कि जितनी लैगिंग बढ़ाते जाएंगे ई एफ की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है ई एफ माइनस वी टी अपॉन वी टी, अतः क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन जितना लैगिंग होता जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन उतना ही पॉजिटिव की वैल्यू में बदलती जाएगी, अर्थात लैगिंग लोड करंट पर वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब हम लोग बात करते हैं फेजर डायग्राम एट लीडिंग पावर फैक्टर की बात करते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर मतलब इस पर जो हम लोड लगाएंगे वो किस नेचर का होगा, कैपेसिटिव नेचर का, मतलब आर और सी, ऐसा आप लगाएंगे। अब देखिए क्या है, सेम फार्मूला हमने ई एफ इक्वल टू वी टी आई ए आर ए एक्सेस लिख लिया, यहाँ से ई एफ इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे एक्सेस, चूँकि हम इसको इसलिए ऐसा लिखता है क्योंकि ये इसके फेज में होता है, सेम दिशा में होता है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखता है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको ड्रा करने के लिए सेम चीज़ आप ड्रा कर सकते हैं, जब भी फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं वी टी को क्या लिखते हैं, आप हमेशा आप ये लीजिए वर्टिकल लीजिए, आई आपका ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो करंट क्या करेगा आपका, ये लीड कर गया, ये आई ए हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसी की दिशा में आई ए आर ए हो जाएगा, और आई ए एक्सेस क्या हो जाएगा, इससे 90 डिग्री लीड कर जाएगा, ये हो गया आई ए एक्सेस। तो ये क्या हो गया दोस्त, ई एफ हो गया। अब आप देख रहे हैं वी टी और ई एफ लगभग क्या है यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर भी दे सकते हैं, आपने वी टी खींचा और आई ए भी क्या होगा आपका, ये आई ए आपका इस वी टी से लैग कर रहा है, यहाँ थीटा डिग्री क्या कर रहा है आपका, ये लैग कर रहा है। अब आई ए आर ए क्या होगा, इसी के पहले इस लाइन के पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल हो गया। आई ए एक्सेस क्या होगा, इससे 90 डिग्री लीड कर गया, और इन तीनों को मिला देंगे, ये आपका ये ई एफ मिल गया। अब मुझे ध्यान दीजिए, इसको ई एफ प्राप्त हम कैसे करेंगे। अब देखिए क्या है, इस ई एफ को प्राप्त करने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका ई एफ हुआ, ये एक राइट एंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए ये पूरा एक राइट एंगल बन रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इस राइट एंगल ना बोल करके ठीक है, तो यहाँ से आप क्या पाएंगे, तो इस ये पूरी क्या है, ये आपका राइट एंगल हुआ, ये पूरा पोर्शन राइट एंगल, ये पूरा पोर्शन राइट एंगल हो गया, लेकिन हमें निकालना है ये पोर्शन, तो हम इस राइट एंगल की बात करते ई एफ। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, ओ बी, मतलब ई एफ इक्वल टू लिख सकते हैं, ई एफ इक्वल टू अंडर रूट ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ओ बी कितना है, ओ बी आपका ओ ए प्लस ए बी के बराबर है, ओ ए प्लस ए बी के बराबर है, अब देख सकते हैं, प्लस, और आपका बी डी कितना बड़ा है, बी डी क्या है, अगर आप ध्यान दीजिए तो बी सी माइनस डी सी कर देते हैं, बी सी मतलब ये पूरा कंप्लीट में से अगर इतना माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा, निकल बी सी माइनस डी सी हमने कर दिया,
यही हम फार्मूला यहाँ यूज कर लेते हैं। अब OA को क्या ले सकते हैं, OA को आप यहाँ से ध्यान दीजिए, तो ये पूरा राइट एंगल है ये इससे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये साइन वाला फार्मूला हो जाएगा। मतलब ये क्या VT है, ये आपका क्या है टर्मिनल VT है, और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बेस है, तो ये इस ट्रायंगल का ये क्या है आपका बेस है, तो ये क्या हो जाएगा OA VT cos थीटा। तो ये आपका क्या हो गया VT cos थीटा। और ये आ गया OA। AB क्या होगा, AB आपका ये क्या है IARA है, तो ये भी क्या होगा IARA के बराबर होगी, प्लस IARA हमने लिख दिया। अब बात करते हैं प्लस, हमने यहाँ से लिखा प्लस BC को क्या लिख सकते हैं, BC कहाँ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए ये पूरा BC है, तो ये पूरी लाइन किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे थीटा है, तो ये इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या हो जाता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये VT साइन थीटा। इस पूरे में से हमें क्या, ये BC आ गया, अब इसमें क्या करें DC माइनस कर दें, तो इस पूरे में से हमने DC की वैल्यू क्या है IA एक्सेस माइनस IA एक्सेस कर दिया। तो इस तरह से आपने क्या पाया, EF जो पाया आपको यहाँ से मिल गया फार्मूला VT cos थीटा प्लस IARA प्लस VT sin थीटा माइनस IA एक्सेस। इससे आप क्या निकाल लेंगे, EF निकाल लेंगे। आप अगर इस दोनों इस फेजर को और इस फेजर को ध्यान से देखिए, इसमें आप ये पा रहे हैं कि ये EF की वैल्यू और ये VT की वैल्यू, ये देखिए ये EF है और ये VT है, इन दोनों की वैल्यू क्या है लगभग बराबर है। तो जब लगभग बराबर है तो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने और इसको लीडिंग, यहाँ पर जो आपका लीडिंग था वो क्या था छोटा था इस VT से, हमने इसको और लीडिंग बनाया, लीडिंग नहीं बनाया। तो यहाँ पर हमें पाए कि यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिल गया आपका। अब देखिए ये आपका एक्चुअल में ये आपका EF है, ये एक पर VT है IARA IS है, तो यहाँ पर ये EF क्या हो गया छोटा हो गया, छोटा होने की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव में चाहेंगे तो जितना आप ये कम लैगिंग होगा, देखिए इससे कंक्लूजन ये निकलता है जितना आप लीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग में होगा उतना ज़्यादा आप क्या होगा आपका वेट, अगर आप इसको इधर करेंगे तो ये इधर आएगा, हाँ ठीक है, जितना ज़्यादा आप लीडिंग पावर फैक्टर यूज करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन उतना ही निगेटिव होगा, उतना ही जितना ज़्यादा लीडिंग होगा उतना ही वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव होगा। मतलब ज़्यादा करंट लेंगे लीडिंग तो वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव होगा, जो कि हम पीछे देख सकते हैं। अगर ध्यान दीजिए सबसे पहला फिगर जो था मेरा, यहाँ पर देखिए जितना ज़्यादा आप करंट लेंगे लीडिंग, ये क्या हो गया आपका, सॉरी यहाँ पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर कितना होगा, जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे लीडिंग पर जाएंगे उतना ज़्यादा ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव होगा, और कम लीडिंग होगा तो पॉजिटिव होगा और 0। मतलब इसमें क्या आ जाएगा आपका तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा। इस फेजर से भी आप क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। जो हमने पाया कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, लेकिन वो कितना पॉजिटिव होगा कितना निगेटिव होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना पॉजिटिव आया या कितना निगेटिव आया। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। हम वोल्टेज रेगुलेशन को कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन को हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। अब देखिए क्या है, स्मॉल मशीन है, अगर स्मॉल मशीन मतलब लेस देन 5 kVA है, 5 kVA से छोटी मशीन है, 5 kVA से छोटी मशीन है, तो हम लोग क्या करेंगे उस पर डायरेक्ट लोड लगा देंगे और नो लोड कंडीशन और लोड कंडीशन पर हम लोग वोल्टेज को क्या करेंगे प्राप्त कर लेंगे और फार्मूले में रख करके EF माइनस BT अपान EF रख करके हम लोग क्या कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उस पर एक्चुअल लोड लगा करके हम लोग क्या कर सकते हैं
वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसको इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। वही हमने लिखा, डायरेक्ट मेथड का प्रयोग स्मॉल मशीन में किया जाता है और इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग कहाँ करते हैं, बड़े मशीन में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल लोड लगाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए डायरेक्ट मेथड, इस मेथड में मशीन पर एक्चुअल लोड लगा करके नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज निकाल करके वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं, जैसे हमने पहले बोल चुके थे। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या हुआ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल लोड नहीं लगाएंगे, बिना एक्चुअल लोड लगाए EF और VT ज्ञात करेंगे। तो इस मेथड में मशीन पर बिना एक्चुअल लोड लगाए नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज निकाल करके वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं, हमने बताया था। और इसके कितने मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। एक सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड या EMF मेथड, दूसरा होता है द एम्पियर टर्न्स या MMF मेथड, दूसरा नियम। तीसरा मेथड होता है जीरो पावर फैक्टर या पोइटियर मेथड या पोइटियर ट्रायंगल मेथड होता है। और फोर्थ होता है न्यू ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड। मतलब इस 4 मेथड से हमने क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं। आप सोचते होंगे ये 4 मेथड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इस मेथड में भी क्या होती है, कुछ ना कुछ कमियां होती है, जिसके लिए अलग अलग यहाँ पर हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर EMF मेथड से क्या निकलते हैं, जो ई फर क्या होता है, एक्स्ट्रा, मतलब इसमें ज़्यादा EMF आता है, मतलब एक्स्ट्रा EMF आता है, मतलब जो ये इससे आप इसको हम लोग बाद में प्रूव भी करेंगे। जो चीज़ें अभी हम दावा कर रहे हैं इसको हम लोग बाद में प्रूव भी करेंगे। इससे जो EMF निकलता है वो क्या निकलता है, ज़्यादा निकलता है, मतलब एक्स्ट्रा EMF मतलब एक्स्ट्रा वोल्टेज रेगुलेशन निकलता है, ज़्यादा आता है। इसमें जो आता है वो क्या आता है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन आता है। यहाँ से जो वोल्टेज रेगुलेशन आप निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इसमें क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इसमें क्या होती है, लगभग एक्यूरेट आती है, लगभग सही आती है। और इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल सही आता है, इसमें एग्जैक्ट आता है। मतलब इन तीनों में, इन दोनों में तो इसमें ज़्यादा, इसमें कम, इसमें लगभग सही आता है और इसमें तो सही आता है। इसलिए 4 मेथड है। लेकिन इन चारों मेथड को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए, जैसे आर्मेचर रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होना चाहिए। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दे करके वोल्टमीटर और अमीटर की हेल्प से आर्मेचर रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दे देंगे, यहाँ जैसे हमने आर्मेचर वाइंडिंग में डीसी सप्लाई दे करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 2 रेजिस्टेंस हो गए, तो R = V अपन I, तो 2RA वोल्टेज अपन I। ये वोल्टेज क्या है, वोल्टमीटर की रीडिंग और ये करंट है। तो यहाँ से R यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ से RA = क्या निकला, 1/2 वोल्टमीटर रीडिंग अपन अमीटर रीडिंग हो जाएगा। अब बात करते हैं आर्मेचर, अगर वो आर्मेचर रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट हो, डेल्टा में कनेक्ट हो, तो डेल्टा में कनेक्ट होगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल में सीरीज में जुड़ जाएंगे और इसके पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या फार्मूला होता है पैरेलल का, R1 R2 अपान R1 + R2। तो R1 हमने बोला, इस RA को बोल दिया, R2 को हमने इन दोनों को सीरीज में जोड़ने पर ये आ गया, और फिर दोनों को ऐड करने पर ये 3RDC आ गया, और ये वोल्ट मीटर का रीडिंग और ये अमीटर का रीडिंग आ गया। यहाँ से RA = निकालेंगे, ये स्क्वायर हो जाए, कट जाएगा, R = क्या आएगा, 3/2 वोल्ट अपन I आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, RADC = 3 वोल्ट मीटर, 3/2 वोल्ट मीटर रीडिंग अपन अमीटर रीडिंग। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1.2 और 1.3 से मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, क्योंकि स्किन फैक्टर की वजह से ये डीसी रेजिस्टेंस कम आता है, इसलिए इसमें 1.2 या 1.3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार आज का हम लोग का ये लेक्चर होता है। धन्यवाद, नमस्कार।